नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट 50 क्वेश्चन बारे में बताएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगामी हर परीक्षाओं में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यह पार्ट वीडियो 10 है। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 9 तक नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर ज़रूर देखें। ये 5000 सीरीज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने किस वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो बात करते हैं, बिंबिसार ने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। वे कौन कौन से थे, तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपकी बात करते हैं तो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, पहले महाकौशला से, फिर दूसरी की बात करते हैं वैशाली की चेटक की पुत्री चिल्लाना से, तथा बात करते हैं तथा तीसरी की भद्रदेव की राजकुमारी क्षेमा से। तो बात करते हैं इन्होंने तीन वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो पहली बात करते हैं महाकौशला से, दूसरी की बात करते हैं तो चिल्लाना से, तीसरी की बात करते हैं तो राजकुमारी क्षेमा से। तो ये इन्होंने 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को यानी विस्तार किया था। तो कौन थे वे बिंबिसार थे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। तो बात करते हैं वैशाली पर विजय प्राप्त करने की, तो वर्षकार की सहायता से, किसकी, वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। तो बात करते हैं अजातशत्रु की। तो अजातशत्रु को बात करते हैं तो ये इन्हें प्रतिहंता भी कहा जाता था, यानी पिता की हत्या करने वालों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था। तो बात करते हैं उदयन की, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो बात करते हैं उदयन किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बात करते हैं हर्यक वंश का अंतिम राजा की बात करते हैं तो ये उदयन का पुत्र यानी नागदशक। तो नागदशक की बात करते हैं, ये हर्यक वंश का अंतिम राजा था। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था। तो बात करते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम राजा की, तो ये नंदीवर्धन था। कौन था, नंदीवर्धन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किस प्रकार का मृत भांड यानी पवारी भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो बात करते हैं ये उत्तरी काली पालिशकृत बर्तन को बात करते हैं तो उत्तरी काली पालिशकृत बर्तन को यानी जो पालिश किया हुआ बर्तन में है उसे द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंड्रमीज कहा गया। तो बात करते हैं अग्रमीज या जेंड्रमीज की, तो धनानंद को कहा गया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो बात करते हैं ईरान के हकमनी वंश के राजा ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद फारस का साम्राज्य का 20वां प्रांत किसे बनाया था। तो ये बात करते हैं तो डीरियस दर्याबाहु यानी डीरियस दर्याबाहु फर्स्ट को 20वां प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन है। तो अगला है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो अवंती के राजा के लिए अपने बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती राजा के लिए यानी उनकी देखभाल के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए भेजा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किस वंश के शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है। तो फ्रेस्टिन। तो बात करते हैं फ्रेस्टिन की। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता था, तो यानी फ्रेस्टिन कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, सिकंदर किसका शिष्य था। तो बात करते हैं सिकंदर की, तो ये अरस्तु का शिष्य था। तो यानी अरस्तु की बात करते हैं हम, तो सिकंदर किसका शिष्य था,
तो ये अरस्तु का था, यानी सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु यानी सिकंदर का शिष्य था। अगले की बात करते हैं, तो सिकंदर का सेनापति कौन था? तो बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की बात करते हैं, ये सिकंदर का सेनापति था। अगले की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो बात करते हैं इनकी मृत्यु की बात करते हैं, तो 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में हुई थी 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु। अगले की बात करते हैं, तो अगला की बात करते हैं, तो सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो बात करते हैं निर्याकस की बात करते हैं, तो निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। अगले की बात करते हैं, तो अगला है चाणक्य के अन्य नाम कौन थे? तो बात करते हैं चाणक्य के अन्य नाम की, तो ये विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगले की बात करते हैं, तो अगला है किसकी तुलना मैकियावेली के एक प्रेम से की गई है? तो बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो मैकियावेली के प्रेम से तुलना की गई है। अगले की बात करते हैं, तो अगला है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो पण यानी पण नाम की मुद्रा जो थी वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध की संधि यानी शर्तों के अनुसार से कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दे दिए? तो बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का जल सेनापति था। तो बात करते हैं इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चार अपने प्रांत दे दिए थे। कौन कौन से? तो वे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान थे। कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो बात करते हैं जो सिकंदर का सेनापति यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपने युद्ध के दौरान इन्हें 4 प्रांत की बात करते हैं, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। कौन कौन थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसमें किया गया है? तो बात करते हैं एपियानस में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है किसके अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे? तो बात करते हैं 500 हाथी उपहार में बात करते हैं, तो प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी उपहार में दिए थे किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य को ही 4 प्रांत भी दे दिया था। तो यानी बात करते हैं सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी दान किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो बात करते हैं पोलीब्रोथा की बात करते हैं, तो ये मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया? तो बात करते हैं एग्रोनोमाई की, तो ये सड़क निर्माण अधिकारी रहते थे जिन्हें एग्रोनोमाई कहा जाता था। तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था कब? जबकि बात करते हैं मौर्य काल के शासनकाल में ये सब सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है किस महीने से मौर्य को राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो यानी आषाढ़, हिंदी की बात करते हैं महीने के नाम, तो आषाढ़ यानी जुलाई से राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे या किसकी युक्ति है? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। कौन कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। अगले की बात करते हैं, तो अगला है स्ट्राबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा? तो बात करते हैं डाइमैक्स नामक राजदूत को भेजा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ हुए विद्रोह का वर्णन है? तो तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल में हुए विद्रोह का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है तक्षशिला विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा? तो पहले बात करते हैं सोफीम को और बाद में अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। अगले की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट को भेजने की प्रार्थना की थी। तो किस लिए भेजने की प्रार्थना की थी? तो मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक के लिए। तो किसे भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम को। अगले की बात करते हैं, तो अगला है
आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? तो आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोफली थी। और बात करते हैं उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या था? तो उड़ीसा का पूर्ण नाम की बात करते हैं, ये कलिंग था। तो कलिंग की राजधानी क्या थी जब आक्रमण हुआ था? तो तोफली थी। अगले की बात करते हैं, तो अगला है बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम क्या थे? तो बराबर की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफाओं के नाम की बात करते हैं, तो ये पहले कर्ज, चौपार, फुदामा और विश्व झोपड़ी थी। तो ये 4 नाम थे कौन बराबर की पहाड़ियों में स्थित गुफा कौन कौन से थी? पहला कर्ज, दूसरा चौपार, तीसरा फुदामा और विश्व झोपड़ी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की? तो नागार्जुन की गुफा की बात करते हैं। अशोक ने अपने पुत्र दशरथ के आजीविकों की कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अशोक की माता का क्या नाम था? तो बात करते हैं अशोक की माता का नाम फुबधांग्री था। कौन था? फुबधांग्री था। अगले की बात करते हैं, तो अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो इन्होंने श्रीलंका भेजा था। किसके प्रचार के लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं पुत्री को भेजा था। उनके पुत्र का नाम महेंद्र एवं पुत्री की बात करते हैं संघमित्रा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो वही अशोक के अभिलेखों में बात करते हैं ब्राह्मी, खरोष्ठी एवं ग्रीक एवं अरमाइक की लिपि प्रयोग हुआ है अभिलेखों में। कौन कौन से? तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक। अगले की बात करते हैं, तो अगला है अशोक के किस अभिलेखों में यानी शिक्षालेखों के अभिलेखों में पशुबल की निंदा की गई है? तो बात करते हैं अशोक के अभिलेख की, तो पहले अभिलेख में बात करते हैं हम, तो पहले अभिलेख की बात करते हैं अशोक की, तो इसमें पशुबल की निंदा की गई है। जबकि बात करते हैं 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन किया गया है। जबकि बात करते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पशुबल की निंदा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख की बात करते हैं, यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। अगले की बात करते हैं, तो अगला अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है? तो बात करते हैं फारेकुना यानी कंधार अभिलेख में अशोक बात करते हैं ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अगले की बात करते हैं, अगला है अशोक के समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो चक्र कहा जाता था। अशोक के समय प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है प्रांतों के प्रशासक को क्या कहलाते थे? तो कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक की बात करते हैं, तो इन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अशोक के समय बिक्री करके रोम में मूल का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग अशोक के समय बिक्री करके रोम में वसूला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो फीता भूमि की बात करते हैं, तो फीता भूमि की बात करते हैं, इन्हें सरकारी भूमि कहा जाता था। अगला है बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अदेव मात्रिक कहा जाता था। बात करते हैं अदेव मात्रिक का संबंध क्या है? तो बिना वर्षा वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था, जबकि बात करते हैं सरकारी भूमि को फीता भूमि कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। तो स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको सबसे प्रभावित हुई? तो बात करते हैं हम कारुवाकी की, तो ये सम्राट अशोक की पत्नी थी जो सबसे प्रभावित हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं, इसमें भारतवर्ष का अभिलेख का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो फगौरा अभिलेख की बात करते हैं, ये इसमें दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है। कौन सा? फगौरा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, अगले की बात करते हैं, तो अगला है सर्वप्रथम
भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त हुई? तो भीतरी स्तंभ लेख से हूण पर आक्रमण होने वाली जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त हुई? तो बात करते हैं मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी अभिलेख प्राप्त हुई कौन सी? मंदसौर में। तो मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त हुई थी। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।